गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रहा था। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रा स्टार्ट करा रहे थे ना। इंटर के बारे में पढ़ा था। तो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है। तो दो तरह की बॉन्डिंग होती है, इंटर और इंट्रा। इंटर मैंने आपको बताया था एसोसिएशन, जब दो मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, 1000 मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होते हैं तो वो होती है इंटरमोलिकुलर। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस भी कंपाउंड में होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है। सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में बढ़ती है। ठीक है। अब लिखो इंट्रा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दूसरा नाम होता है चिलेशन। चिलेशन का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ रिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल रिंग, है ना। फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल रिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल रिंग। देखो 5 या 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो स्टेबल होती है। तो जब भी 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो उसको बोलेंगे चिलेशन। 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, इसको बोलते हैं चिलेट रिंग। तो इसमें रिंग फॉर्म होती है, जैसे एग्जांपल ये हो गया बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना। बहुत सारे रिजल्ट चेंज होते हैं इसमें। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, साथ साथ बनाते जाना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। देखो इंट्रा होती है विद इन मोलिक्यूल, विद इन मोलिक्यूल। अब देखो ये O से अटैच हाइड्रोजन है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लोन पेयर, तो इनमें अट्रैक्शन होता है, तो ये रिंग बन गई। चिलेशन मतलब विद इन मोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है ना, ये अट्रैक्शन हुआ, ये रिंग फॉर्म हो गई। अच्छा ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, बॉन्ड एनर्जी काफी कम होती है एज कंपेयर टू अदर बॉन्ड। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये कितने मेंबर्ड रिंग बन गई? 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, स्टेबल रिंग। तो क्या बोलेंगे? चिलेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल रिंग, चिलेशन हो गया, है ना। दोबारा देख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, बार बार पढ़ोगे। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। जैसे एग्जांपल ये हो गया OH CHO, सैलिसाइल्डिहाइड होता है ना, इसके अंदर भी एचिलेशन होती है। सैलिसाइलिक एसिड होता है, चिलेशन होती है विद इन मॉलिक्यूल, है ना। अट्रैक्शन क्या हो गया? विद इन मॉलिक्यूल हो गया, ये चिलेशन होती है। और बहुत सारे एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे। तो चिलेशन से क्या होता है? जिस कंपाउंड में चिलेशन होगी, देखो अपने दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन कम हो गया इसका, है ना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का कंपाउंड है, बहुत सारे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल पड़े होंगे। ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े होंगे, पर आपस में इंटरेक्शन क्या होगा इनका? कम हो गया अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से। ठीक है। तो इससे क्या होता है, ध्यान रखोगे, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट लिख लेना, कम हो जाता है। दूसरा, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है ना। वैसे लिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उल्टा होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। थर्ड, सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, स्टीम वोलेटाइल, जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा स्टीम वोलेटाइल, बिल्कुल ठीक है। तो लिख लो, जब भी चिलेशन होगी किसी कंपाउंड में तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, लिखिए बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। समझ रही ना कम क्यों हो रहा है? अगर देखो जैसे ये है पैरानाइट्रोफिनॉल है, पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है पैरानाइट्रोफिनॉल। अब ये तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिलेशन, वो सॉरी एसोसिएशन कर लेगा, इंटर बना लेगा, क्योंकि इसका देखो H फ्री है। तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है, OH की तरफ से भी और NO2 की तरफ से भी, है ना, यहाँ से भी ये ऐसे फिर ये मॉलिक्यूल आगे, तो एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन होगा तो ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, तो पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इस बात से सहमत हो तुम लोग? क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है ना, ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक बात है ना।
लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन इसी के साथ लिंक हो गया, इसका हाइड्रोजन इसी के साथ लिंक हो गया, तो दूसरे से अट्रैक्शन कम होगा। क्लियर है? तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बोलो, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होगा। तो आप बोल सकते हो कि पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि इंट्रा नहीं हो रही है ना। ऐसे ही अगर आप दोनों को वाटर में डालोगे, ठीक है, दोनों को वाटर में डालोगे, इसको वाटर में डालते हो, इसको वाटर में डालते हो, ठीक है, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, खुद सोचो, है ना, दिमाग लगाओ। मेन मेन पॉइंट ही हम लोग डिस्कस करेंगे जो आने हैं, है ना, फालतू में बहुत सारी चीजें आपको लिखनी भी नहीं है, लिख चुके हो 1-2 साल पहले। हाँ देखो, वाटर में डालोगे तो क्या होगा, अब इसका हाइड्रोजन तो इसके साथ लिंक हो गया, अब ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम बनाएगा, है ना। लेकिन इसमें क्या है, ये वाटर के साथ मिक्स हो सकता है, ध्यान रखना है ना। दोबारा अगर वाटर में डालते हो तो इसका हाइड्रोजन तो लिंक हो गया इसके साथ, ठीक है, और स्टेबल रिंग फॉर्म हो जाती है, ध्यान रखना, चिलेशन स्टेबल रिंग फॉर्म हो जाती है, स्टेबल हो जाता है, तो वाटर के साथ इजीली मिक्स नहीं होगा, पर ये वाटर के साथ इजीली मिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन इंट्रा में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिंग नहीं बना रहा है, तो ये ज्यादा सोल्युबल होगा एज कंपेयर टू दिस। क्लियर है ये बात? अगर सॉल्युबिलिटी वाटर में पूछता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की और पैरा नाइट्रोफिनॉल की, तो बात क्लियर है ना ये। जैसे ये है OH और ये CN, है ना, इसके अंदर चिलेशन होगी या नहीं होगी? अगर अगर हम कंपैरिजन पूछ लें, एक ये ले लिया और दूसरा ये NO2, इसमें किस में ज्यादा चिलेशन होगी, पहले में या दूसरे में? सब लोगों को ध्यान से सुनना है और बताना है। देखो सुनो बेटा, मैंने क्या बताया कि चिलेशन है, तो चिलेशन का मतलब क्या है, स्टेबल रिंग फॉर्म हो, प्लेनर रिंग फॉर्म हो, 5 या 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो, है ना। भूपिंदर कह रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कुछ भी बोलते हो भूपिंदर। ये देखो, ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, समझना ध्यान से। और आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, रिंग में कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। ये साइक्लोहेक्साइन है, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन होगी तो एंगल कितना आना चाहिए, 180, और यहाँ 180 नहीं होगा, 120 है, तो स्ट्रेन क्या हो गया, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेन है, ओवर स्ट्रेन रिंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो गया, ठीक है। तो कभी भी रिंग में, रिंग मतलब 6 मेंबर्ड रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, सुन लेना ध्यान से, इनमें ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर 8 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा होने लगी तो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करने लगता है, लेकिन 6, 7, 5, 4 इनमें ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडेशन sp हो गई, sp हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता, ये लिखना है ना, sp हाइब्रिडेशन नहीं हो सकती, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन आप कहोगे सर ये तो करता है, और ये टेस्ट में भी आया, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइन। बेंजाइन थोड़ा दिमाग लगा के याद करा करो, ताकि जल्दी में सिली मिस्टेक ना हो, पढ़ा पढ़ा है गलत ना हो। बेंजाइन, बेंजाइन, क्योंकि अब ध्यान रखना ये sp नहीं होता, पता है, सारे एटम की हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 होती है। ट्रिपल बॉन्ड देखते ही sp मत लगा देना, ये दोनों ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ये जो बॉन्ड बनता है बेटा, इसको सिग्मा कैरेक्टर ही बोल देते हैं, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही बनता है ना, याद कर लो अभी इसको। देखो ये बेंजाइन है, बेंजाइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, पर ये जो बॉन्ड बन रहा है इसका पाई कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड तो कैसे बनता है, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, सही बात है ना, बोलो। तो ध्यान रखना, ये बेंजाइन है बेटा, ये एरोमेटिक होता है, सारे कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है। ध्यान रखना, हेक्साइन और बेंजाइन, एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करो इसकी। हेक्साइन और बेंजाइन, हेक्साइन अनस्टेबल होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर बेंजाइन बहुत कम समय के लिए, इंटरमीडिएट है ना बेंजाइन, कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है। अब आ जाओ यहां पर, देखो चिलेशन का मतलब, चिलेशन हम बोलते हैं जब
5 और 6 मेंबर्ड रिंग बने और स्टेबल रिंग बने, है ना। अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि इसमें चिलेशन नहीं होगी और इसमें चिलेशन होगी। गरिमा कह रही है रिपीट बेंजाइन। देखो बेटा बेंजाइन है ये, समझना ध्यान से। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन से बेंजाइन बनता है, ये HCl है। अगर यहां से ये HCl निकलता है और ये H निकलता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड आता है, ये बेंजाइन है। पर ये जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ओवरलैपिंग से बनता है। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जब हाइब्रिडेशन पढ़ाई थी, आप वीडियो में भी देखना, मैंने बताया हुआ है कि हाइब्रिड बॉन्ड की ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ना कि पाई बॉन्ड बनता है। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पाई बॉन्ड होगा, पर इसमें सिग्मा कैरेक्टर ही आएगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो जितने भी एटम हैं बेंजाइन में, उनकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, सबकी sp2। ट्रिपल बॉन्ड देख के sp मत कर देना। अब यहाँ पर हाइब्रिडेशन पूछ ली तो sp, पर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो मतलब ही नहीं कि 6 मेंबर्ड रिंग में sp हो जाए। ये देखो इधर, अब ये Cn है बेटा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई। Cn है तो ये तो क्या बनेगा, स्टेट बनेगा, लीनियर होगा, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन है ना, तो इसको नहीं बनाओगे, है ना। क्लियर है। चिलेशन है, रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं आएगा ये भी तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन है तो लीनियर रहेगा, रिंग फॉर्म नहीं करेगा। इज इट क्लियर। ठीक है, चलो बच्चों बताओ, ये पूछ रहा है कि ऑर्थो और पैरा में OH NO2। अब ये भी तो बताया तुम लोगों को, OH NO2 ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, पहला पैरा ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। पहले बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका ज्यादा होगा, कॉमन सा क्वेश्चन है, रिवीजन करो इसका। देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा होगा, है ना। पैरा का क्यों ज्यादा है भाई, इसके अंदर इंटर होगी, इंटर इंटर है ना, अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फॉर्म करेगा, इंटर एसोसिएशन। और इसमें क्या होगी, इंट्रा, ये अपने के साथ ही लग जाएगा, अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, समझे ना। आराम से ही क्या हो जाएगा, ये स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, वो एक वाटर मॉलिक्यूल से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, तो हमें ज्यादा हीट करना पड़ता है उसको वेपर में ले जाने के लिए। अब यहाँ पर क्या होगी, चिलेशन हो गई, है ना। अब ये दूसरे से इंटरेक्शन कम हो गया, हीट करेंगे तो ये क्या वेपराइज हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो स्टीम वोलेटाइल कौन सा होगा, पहला होगा, ठीक है ना। चलो देखो आगे, सेकंड, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना, तो फर्स्ट का वेपर प्रेशर सेकंड से ज्यादा होगा। तीसरा लिखो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वाटर के अंदर, सेकंड की। क्लियर होता है ना, सेकंड की ज्यादा क्यों होगी फर्स्ट से, क्योंकि ये वाटर में वाटर के साथ इंटर बना लेगा, है ना। लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन इसी के साथ लिंक हो गया, तो वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा। क्लियर बात है। चलो एक चीज और है, इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर भी लिख लो, वैसे मैं ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा फिर भी, लेकिन तुम ड्रॉपर बैच में हो, एक्सेप्शन बार बार पढ़ोगे, याद रह जाए, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब होता है कौन आसानी से H+N देगा, ठीक है। तो बेटा इसमें एसिडिक कैरेक्टर सेकंड का फर्स्ट से ज्यादा होता है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ, है ना, चिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर पैरा नाइट्रोफिनॉल का ऑर्थो से ज्यादा होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक चीज दिमाग में बस रख ली कि हमेशा ही जब भी चिलेशन होगा तो कम हो जाएगा। चिलेशन से काफी, इन दोनों में देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़ा सा ये इससे कम हो जाता है। अब ये नहीं कि ये सबसे कम हो जाएगा, ऑर्थो वाला, ये ध्यान रखना, सबसे कम नहीं होता है, बस पैरा से थोड़ा सा कम हो जाता है। देखो आगे नेक्स्ट, जैसे ये है CH3CO CH2CO CH3, चिलेशन की थोड़ी एप्लीकेशन साथ साथ देख लेते हैं ना। तो इसका इनोल फॉर्म होती है CH3 COH डबल बॉन्ड CH CO CH3। देखो चिलेशन की वजह से इसकी इनोल फॉर्म, ये इनोल फॉर्म है इसकी, है ना, ये कीटो फॉर्म है,
कीटोनॉल में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है अल्फा हाइड्रोजन, ये सी डबल बॉन्ड हुए, बगल में अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाता है, ये इनॉल फॉर्म। तो इनॉल फॉर्म इट इज स्टेबलाइज बाई चिलेशन। देखो कितने मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है ना, नोट कर लो ये कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा हो जाती है, इक्विलिब्रियम इधर की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है। रीजन क्या है, चिलेशन की वजह से। कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है इसमें, 6 मेंबर्ड रिंग बन जा रही है ना, ठीक है। कीटो इनॉल क्या है बेटा, कीटो इनॉल तो अभी आइसोमेरिज्म में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तुम ये ध्यान रखना कीटो इनॉल में क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये दोनों आइसोमर है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, पर कौन से आइसोमर है, कीटो इनॉल आइसोमर है। ये कीटो फॉर्म है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन से OH आ गया, इनॉल हो गया, ठीक है, ये कीटो इनॉल बोलते हैं। अब ये ज्यादा वैसे तो एक कम स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी आ गया, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O थे दोनों, और सी डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्ड सी से ज्यादा होती है, तो ज्यादा स्टेबल ऊपर वाला होना चाहिए था, पर चिलेशन की वजह से ये नीचे वाला इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत आया, जो पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत आया समझ में ये, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। 5 मेंबर्ड नहीं है तन्मय, ये 6 मेंबर्ड है यार। देख देख, 1 2 3 4 5 6, एच भी तो है, 6 मेंबर्ड रिंग है। देखो अब हमने बताया था कि HCl जो है, HCl के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्यों, क्योंकि Cl का साइज बड़ा होता है। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर ही होती है नाइट्रोजन की और क्लोरीन की, पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर चिलेशन हो जाती है, लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन के अंदर नहीं होती है ना, पढ़ा भी है तुमने, समझो। HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नहीं होती, नहीं होती है ना। हम कहते हैं कि Cl हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है ना, Cl और H में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। क्यों क्यों, और आप कहोगे नाइट्रोजन में तो बनता है। नाइट्रोजन की और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है, सेम होती है, पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा तो वो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, है ना, सही बात है। लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, क्योंकि साइज क्या होता है, बड़ा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है ना। ये है जैसे H और Cl, ये Cl का साइज बड़ा है इतना, है ना, ये हमने H ले लिया है ना, ये H है, H है, ये Cl है। अब दूसरा H ये, और ये Cl है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कम स्टेबल होता है। अगर नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो हाइड्रोजन है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा इससे, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, Cl का साइज बड़ा होता है, इसलिए Cl हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करता है, सुना करो ध्यान से। लेकिन अभी ध्यान रखना, अब एक बात तो हम कह रहे हैं कि भाई क्लोरीन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है, लेकिन दूसरी बात मैं बताऊंगा, इस कंपाउंड में क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है। इसमें देखो जब भी चिलेशन होगी, 5 या 6 मेंबर रिंग बनेगी, तो क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर जाता है। अब सिली मिस्टेक कहाँ हो जाती है, ठीक है, सिली मिस्टेक इंटर और इंट्रा में हो जाती है। हम लिखते हैं कि Cl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, पर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि जब भी इंट्रा होगी, तो कई सारे केस ऐसे हैं जिसके अंदर क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। पर ध्यान रखना, जब भी 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, इन केस ऑफ चिलेशन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो करेगा, ध्यान रखोगे ना। क्वेश्चन आए, गलत कराना चाहेगा तो ध्यान रख लेना। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, और क्लोरल हाइड्रेट है ना, क्लोरल हाइड्रेट जैसे ये होता है ना, ये देखो ये क्लोरल है, ये क्लोरल है, अगर इसके हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरल हाइड्रेट बन जाता है। ये एक बार और पढ़ोगे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, या वाटर का एडिशन कराओगे आप, तो क्लोरल क्लोरल हाइड्रेट बन जाता है। और हम कहते हैं कि एक कार्बन पर 2H नहीं टिक सकते, एक कार्बन पर 2H नहीं टिक सकते, पानी निकल जाता है। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट में एक कार्बन पर 2 OH टिक जाते हैं, ध्यान रखना।
क्लोरल हाइड्रेट में एक कार्बन पर 2 H टिक जाते हैं, वो सारा क्रेडिट किसको चला जाता है? चिलेशन की वजह से, कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बन रही है, चिलेशन हो रही है, तो क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल हो जाता है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ चिलेशन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। इंटर कभी नहीं करता Cl, इंटर नहीं करेगा, इंट्रा में ही, जो भी एग्जाम्पल है इंट्रा के अंदर है, ठीक है। तो लिख लो, इसको बोलते हैं बेटा क्लोरल हाइड्रेट। ये दिस इज क्लोरल, ये क्लोरल है, ये क्लोरल है, क्लोरल। वाटर से रिएक्शन कराओगे, है ना, वाटर कैसे टूटता है? OH और H, पूरी मैकेनिज्म करेंगे हम इसकी ऑर्गेनिक में, है ना। OH यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, ये आ गया 2H एक कार्बन पर, ये टिक जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि चिलेशन की वजह से। ऊपर भी 5 मेंबर्ड रिंग, नीचे भी 5 मेंबर्ड रिंग, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाता है, बैकवर्ड में बहुत कम आता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हम बोल देते हैं कि इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 आता है। और किस वजह से स्टेबल रहता है क्लोरल हाइड्रेट? ड्यू टू चिलेशन, है ना। ये क्लोरल हाइड्रेट है, क्लोरल हाइड्रेट बनता कैसे है, एडिशन कैसे होगा, तो ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, है ना, चिलेशन कैसे होगी। ठीक है, लिख लिया। ऐसे ही फ्लोरल भी होता है, ये एफ एफ एफ, है ना, बना लो एफ, फ्लोरल फ्लोरल हाइड्रेट भी, ये भी स्टेबल रहेगा चिलेशन की वजह से, एक कार्बन पर 2 H टिक जाएंगे। और एक ये कंपाउंड भी लिख लो, है ना, ये भी लिख लो साथ साथ, C और यहाँ OH, इधर OH, C डबल बॉन्ड हो, ये तो ये चिलेशन, और यहाँ पर ये H, ये चिलेशन। देखो 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग, ऊपर भी ये 5 मेंबर रिंग, है ना, बना लो। ये एप्लीकेशन है, चिलेशन की एप्लीकेशन है ये, नोट करो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके अंदर चिलेशन रोल प्ले करती है। देखो जैसे ये है, आपने पढ़ा होगा कैरोज एसिड, है ना, कैरोज एसिड एक बार देखना, कैरोज एसिड H2SO5, है ना, कैरोज एसिड। इसको और क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है इसको। इसमें क्या होता है, इसमें मैं चिलेशन का ही यूज बताऊंगा आपको। देखो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ भी पूछा जाता है इसमें, स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा जा सकता है। कितना होता है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें, जरा रिवाइज कर लो एक बार। देखो ये परऑक्साइड लिंकेज बेटा, इसमें ये -1 चार्ज होगा, -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -2 होगा, और ये +1, तो यहाँ भी -1। इसको परऑक्साइड लिंकेज नहीं बोलोगे, परऑक्साइड लिंकेज ये है ना O के बीच में। यहाँ तो ऑक्सीजन पर ओवरऑल -2 चार्ज ही है भाई, ये अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इसकी वजह से -1 हो रहा है, हाइड्रोजन की वजह से ही -1 होगा, ठीक है। पर हमें ये -2 -1 -2 -1 कितना चार्ज आएगा? +6 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब इसमें आपको क्वेश्चन ये बताना है, देखो 2 हाइड्रोजन है, मान लिया मैंने ये H1 है और ये H2 है, ठीक है। H1 और H2 में डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन सा आसानी से निकलेगा? फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा या सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट? ठीक है, या ये बताओ, फर्स्ट नहीं, इसमें H1 और H2 में कौन पहले निकलेगा, ये बताना है आपको। किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? H1 पहले निकलेगा या H2 पहले निकलेगा? देखो यही पहले निकलता है बेटा, H2 पहले निकलता है, क्योंकि ये निकलने के बाद, समझना है, निकलने के बाद माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाएगा। यहाँ से H+ निकालोगे तो यहाँ माइनस आएगा, वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ माइनस H हटाओगे, ये है H हटाया आपने, और ये माइनस आ गया, ये H, है ना। हमने H1 निकाल दिया, H2 निकाला पहले, इधर हम H1 निकाल देते हैं। H1 निकालेंगे तो ये आएगा OH, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O माइनस।
अब रेजोनेंस की कंडीशन आपको बताई थी, माइनस चार्ज सिंगल डबल, माइनस चार्ज सिंगल डबल। देखो ये माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, पर यहाँ पर एच हटाया आपने तो ये माइनस आएगा, अब ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। बात क्लियर है ना? इसलिए एसिडिक करेक्टर कौन होगा? H2 का ज्यादा। अब इसकी इस एसिडिक करेक्टर मतलब, और एक तो ये हो गया रेजोनेंस की वजह से, दूसरा H निकलने के बाद क्या हो जाती है रेजोनेंस, ये चिलेशन हो जाती है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो तुम, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, O O और H, चिलेशन भी हो जाती है। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर ट्री, रेजोनेंस भी है, चिलेशन भी है। तो एसिडिक करेक्टर H2 का काफी ज्यादा होता है। फर्स्ट डिसोसिएशन, और एक चीज और देखो, ये पहला हाइड्रोजन निकला, पहला हाइड्रोजन निकला, इसको बोल दिया K1। मान लिया दूसरा हाइड्रोजन निकालते हो, ये वाला हाइड्रोजन, तो K2, तो K2 की वैल्यू जो होगी वो नॉर्मल से कम हो जाएगी, क्योंकि H कहां पर लिंक हो गया? चिलेशन में लिंक हो गया है ना। एक H हटने के बाद तो ये स्ट्रॉन्ग O माइनस है ना, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, 5 मेंबर रिंग बन गई, तो सेकंड वाला इजीली नहीं निकलेगा। क्लियर है? अब 2 क्वेश्चन इसके अंदर बन जा रहे हैं। पहले तो एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा? H1 H2, तो आपने सबने बताया H2 का ज्यादा होगा। H2 निकालने के बाद O माइनस, ये रेजोनेंस में जा रहा है। H1 पहले नहीं निकलेगा, या एसिडिक करेक्टर कम होगा, आसानी से H नहीं निकलेगा, क्योंकि H निकालने के बाद ये माइनस चार्ज आ रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं होगी। क्लियर है बात ये? दूसरा, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 ज्यादा होगा, आप एक्सप्लेन कर दोगे। सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो कम होगा, नॉर्मल से कम होगा, है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही होती तो ज्यादा होता, तो किस वजह से कम हो जाएगा? चिलेशन की वजह से कम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो K2 जो कंपेयर करेंगे किसी और कंपाउंड के डिसोसिएशन कांस्टेंट से, जैसे चलो मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे ये है ना H2S2O8 है ना, H2S2O8, इसका स्ट्रक्चर बेटा ये होता है, ये स्ट्रक्चर होता है OH और OH, ठीक है। और ये H2SO5 है ना। एक मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, आपको बताना है इसका आंसर, है ना। H2SO5 देखना ध्यान से, इसका Ka2 और इसका Ka2, आप बताओ कौन ज्यादा होगा? Ka2 सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट H2S2O8 का, और H2SO5 में सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है किसका ज्यादा होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है बेटा? जैसे देखो ये एक बार बता देता हूँ, जैसे HA है और ये H प्लस प्लस A माइनस हो रहा है, तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा K, एसिड की बात करते हैं तो H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA, ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आसानी से निकल रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा मिल रही है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा। आंसर बताओ जरा, K2 किसका ज्यादा? H2S2O8 का ज्यादा। सारे लोग ये बता रहे हैं, ठीक बात है ना, H2S2O8 का ज्यादा, क्योंकि देखो इसमें जो सेकंड हाइड्रोजन निकलता है, इसमें जो सेकंड हाइड्रोजन निकलता है ये वाला, निकलने के बाद माइनस चार्ज यहाँ आएगा, वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। और यहाँ से H निकालोगे तो माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, ये निकालोगे तो 2 है, मान लिया H1 H2, वैसे दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों का, इनमें दोनों का ही इक्विवेलेंट है, कोई भी निकले पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा माइनस चार्ज, इनमें से किसी में से भी हाइड्रोजन निकलता है तो माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। H2S2O8 का सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट H2SO5 से ज्यादा होगा। चलो एक और क्वेश्चन बता दो, बड़ा कॉमन सा है, जिन्होंने तैयारी की उन्होंने तो पढ़ा ही होगा, ये कई बार पढ़ा होगा, एसिडिक करेक्टर में भी, चिलेशन में भी, है ना। देखो जरा, मैलिक एसिड और फुमेरिक एसिड, है ना, MALEIC, मैलिक एसिड और फुमेरिक एसिड, फुमेरिक एसिड, मैलिक एसिड होता है सिस फॉर्म, ये मैलिक एसिड है COOH, है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैलिक एसिड है। और ट्रांसफॉर्म होता है फुमेरिक एसिड COOH,
CO। एक बार एसिडिक करेक्टर में भी पढ़ोगे तुम, एक बार अभी पढ़ लो, दो दो बार पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा। अब आपको बताना है, सुनो पहले क्वेश्चन क्या है ना। देखो बेटा K1 है डिसोसिएशन कांस्टेंट जब पहला हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। K2 जब दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा। बिल्कुल सही आंसर बताना है। अब इसमें आपको K1 कंपेयर करना है दोनों का, और दोनों का K2 कंपेयर करना है। तो पहले बताओ कि फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, मैलिक एसिड का या फुमेरिक का। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब है पहला हाइड्रोजन निकालेंगे तो किसमें से आसानी से निकलेगा, मैलिक का या फुमेरिक का, है ना। देखो अब समझो, ये फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट पहला हाइड्रोजन निकलना, अगर मैलिक से पहला निकलता है, ये निकला, हाइड्रोजन निकलने के बाद चिलेशन हो जाएगी, पहला हाइड्रोजन निकलने के बाद मैलिक में चिलेशन हो जाएगी। फर्स्ट हाइड्रोजन निकलने के बाद स्टेबिलिटी आ गई, चिलेशन मतलब स्टेबिलिटी आ गई। यहां पर पहला निकालोगे तो बेटा चिलेशन नहीं होगा। देखो अब कहीं पर चिलेशन की वजह से एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है, कहीं कम हो रहा है। तो यहां बढ़ रहा है, H+ हटा, हटने के बाद O- आयन ज्यादा स्टेबल हुआ, रेजोनेंस तो हो रहा है, साथ साथ में चिलेशन भी हो रही है ना, पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो लिख लेना, मैलिक एसिड में हाइड्रोजन हटने के बाद जो मैलेट आयन बना वो स्टेबलाइज बाई चिलेशन। लिख लो इसको, आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन इन मैलिक एसिड, जो मैलेट आयन बना, हाइड्रोजन मैलिक एसिड था, एक H निकला, H+ O-, क्या बन गया है, मैलेट आयन। तो मैलेट आयन स्टेबलाइज बाई चिलेशन। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बन रही है, स्टेबलाइज तो हो गई, लेकिन 6 से कम होती है स्टेबल ये, और स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान रखना, Ka1 मैलिक का Ka1 फुमेरिक से ज्यादा होगा, रीजन लिख लेना। लेकिन Ka2, देखो Ka2 किसका ज्यादा हो जाएगा, फुमेरिक का ज्यादा हो जाएगा। Ka2 फुमेरिक का मैलिक से ज्यादा हो जाएगा, क्यों। देखो अब इसमें हाइड्रोजन, जो सेकेंड वाला हाइड्रोजन है वो तो चिलेशन में लिंक हो गया, है ना। अब ये अट्रैक्ट है इससे, अब ये आसानी से नहीं निकलेगा, ये कहीं अट्रैक्ट नहीं है, ये आसानी से निकल जाएगा। तो सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा होता है, फुमेरिक का ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है भाई। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा। कुछ और एप्लीकेशन दोनों की मिला के देखते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड गैसियस फेज में डाइमर बनाते हैं, तुम सब जानते हो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बनाते हैं गैसियस फेज में, पता है ना, जानते हो ना, कहां पढ़ा है। कार्बोक्सिलिक एसिड चाहे फॉर्मिक एसिड हो, एसिडिक एसिड हो, बेंजोइक एसिड हो, दे फॉर्म डाइमर इन गैसियस फेज और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पढ़ा हुआ है ना सबने, लिख लो, दे फॉर्म डाइमर, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है अच्छे से लिखो, दे फॉर्म डाइमर इन गैसियस फेज, इन गैस फेज और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन के अंदर हो या कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर हो, है ना। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये डाइमर फॉर्म करते हैं किसके साथ, गैसेस फेज में, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ध्यान रखना, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर या गैसेस फेज में। पोलर सॉल्वेंट में ऐसा नहीं होता, है ना। पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, अगर जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे, पानी में डालेंगे तो क्या होगा, बेंजीन में डालेंगे तो क्या होगा, बताओ जरा मुझे, लिखो चैट बॉक्स में सारे लोग, कुछ भी जो समझ में आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर पानी में डालोगे तो क्या होगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो क्या होगा, नॉन पोलर में डाइमर बनेगा, और पानी में क्या बनेगा, पानी में कुछ होगा नहीं होगा पानी में डालने में। हाँ अब देखो नॉन पोलर में तो क्या होता है, एवरेज मोलिकुलर मास इसका बढ़ जाता है, तुमने सॉल्यूशन में पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन में, आई की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है इसमें।
ये डाइमर बनाता है ऐसे, है ना, पड़ा हुआ है ना, डाइमर बना लेता है। अब ये ध्यान रखना है कि भाई चिलेशन किस कंपाउंड में इफेक्ट डाल रही है प्रॉपर्टी को, और एसोसिएशन किस कंपाउंड में, है ना, डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि रट्टे डेफिनेशन मान लिए। ये क्या हो रहा है, ये इंट्रा हो रही है, इंटर हो रही है, बताओ जरा। दिस इज इंटर और इंट्रा, इंटर और इंट्रा, बताओ ना क्या है ये, इंटर है इंट्रा है, इंटर है ना, एसोसिएशन हो रहा है दो मॉलिक्यूल। ये क्या बन रहा है, डाइमर, डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल चिपक के एक मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं, है ना, ये डाइमर। तो देखो ओवरऑल ये दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल बन गया, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया नहीं बढ़ गया, तो एसोसिएशन हो गया। क्या हो गया ये, एसोसिएशन। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में या गैसियस फेस में कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे वो फॉर्मिक एसिड हो, एसिडिक एसिड हो, या बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड होगा वो भी क्या करेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या गैस फेस में, तो क्या बना लेते हैं ये चिलेशन नहीं, एसोसिएशन, है ना, डाइमर फॉर्म कर लेते हैं, डाइमर फॉर्म कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर पानी में डालोगे आप, अगर बेंजोइक एसिड को या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप पानी में डालते हो तो क्या हो जाता है, डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, पर डिसोसिएशन होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं, है ना। अगर आपने 100 पार्टिकल डाल दिए गैसियस फेस में तो 100 से कम हो जाएंगे, डाइमराइजेशन हो जाता है। लेकिन अगर आपने पोलर सॉल्वेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड को डाला वाटर में, तो क्या हो जाता है, डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं, है ना। ये सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं जब वन टू फैक्टर निकालते हैं, क्लियर है ना। तो ध्यान रखना ये भी एप्लीकेशन ही है एसोसिएशन की, है ना, इंटर या इंट्रा आपको खुद ध्यान रखना है, इंटर है ये। अच्छा, C2H2 इज नॉट सॉल्युबल इन H2O, ध्यान से, C2H2, ये C2H2 is not soluble in H2O, not soluble in H2O। C2H2 H2O में soluble नहीं होता, but soluble in एसीटोन, एसीटोन में soluble होता है। इसका रीजन बताओ जरा मुझे। C2H2 soluble नहीं होता H2O में, लेकिन ये एसीटोन में, ये एसीटोन है CH3COCH3, एसीटोन में सॉल्युबल हो जाता है। देखो इसका रीजन भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। C2H2 वाटर में सॉल्युबल हो जाता है क्योंकि वाटर अपने में ही बहुत ज्यादा एसोसिएट है, वाटर के मॉलिक्यूल अपने में ही बहुत ज्यादा एसोसिएट है। लेकिन एसीटोन के मॉलिक्यूल में एसीटोन एसीटोन के बीच में कौन सा फोर्स होगा, ये बताओ पहले। एसीटोन के दो मॉलिक्यूल में कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, डाइपोल, डाइपोल, बिल्कुल सही है, डाइपोल, डाइपोल। भाई H2O के बीच में कौन सा फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इसके अंदर इन दोनों के बीच में कौन सा, डाइपोल, डाइपोल, क्योंकि पोलर है ना बेटा ये, तो पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डाइपोल, डाइपोल। तो डाइपोल, डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डाइपोल, डाइपोल वीक होता है। तो डाइपोल, डाइपोल वीक होता है तो दो एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में घुस जाता है ये मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। लेकिन H2H2 के मॉलिक्यूल में इतना ज्यादा एसोसिएशन होता है कि C2H2 इनके बीच में इंसर्ट नहीं कर पाता। जब इंसर्ट नहीं कर पाता तो मिक्स भी नहीं हो पाता, है ना। लेकिन एसीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में इंसर्ट कर जाएगा क्योंकि एसीटोन एसीटोन के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्या है उसमें, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन है। जब इसको डालेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा और एसीटोन में क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा। लेकिन वाटर में मिक्स नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई। अब मुझसे वो पूछ रहा था बॉन्ड एनर्जी। देखो भाई CCNN, एक बार लास्ट में देख लो, ये O बाद में क्लास छोड़ना, और FF, इनमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है। जरा बताओ भाई किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, सबसे ज्यादा CC की, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे लोन पेयर, या दो लोन पेयर, या तीन लोन पेयर रिपल्शन। भाई सबका साइज तो लगभग बराबर है ना, पीरियड में तो होते हैं, साइज सबका लगभग बराबर है। सीसी की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, तभी तो इसके अंदर कैटिनेशन पावर ज्यादा होती है, तभी तो लंबी चेन बना लेता है। NN
कम, ओ और भी कम, एफ सबसे कम। एफ में 3 3 लॉन पे रिपल्शन आ गया। ठीक है, चलो आज इतना ही।